बच्चों, क्लास 12th सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का अर्धवार्षिक परीक्षा SA1 का हो चुका है 15/10/2025 को। उसी का आंसर की आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ था 15 तारीख को। जनरल स्कूल के बच्चे भी इस वीडियो को देखकर नोट कर ले, क्योंकि जो सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस 12th क्लास में पढ़ना है उसका बहुत सारा पार्ट 11th क्लास में भी पढ़ना है और 12th क्लास में भी पढ़ना है समान विद्यालय के बच्चों को। तो उनके लिए भी ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। ये अर्धवार्षिक परीक्षा 15 तारीख को जो पूछा गया था उसी का आंसर की है, तो हम लोग फटाफट मिला लेते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों ने कितना स्कोर किया। तो सबसे पहला बात यही है कि चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। साथ ही यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए ध्यान से देखना है। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। औपनिवेशिक काल में भारत की प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने वाले प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कौन थे? तो हम लोग सभी जानते हैं वो थे आपके दादा भाई नौरोजी थे। ये क्वेश्चन आपका 11th क्लास में समान विद्यालय में पढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत ने किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था को अपनाया? ये क्वेश्चन समान विद्यालय में आपको 11th क्लास में पढ़ना है। तो इसका हो जाएगा भारत ने कौन आर्थिक व्यवस्था को अपनाया था? तो भारत ने अपनाया था मिश्रित, जिसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों करते काम। तीसरा क्वेश्चन था, सरकार द्वारा शिक्षा पर किया गया व्यय किसके प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो ये जो आपका व्यक्त किया जाता है वो है सकल घरेलू उत्पाद के रूप में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला है कथन 1, भौतिक पूंजी निजी एवं सामाजिक दोनों लाभ प्रदान करती है, जबकि मानव पूंजी केवल निजी लाभ प्रदान करती है। कथन 2 है, मानव पूंजी का लाभ केवल मालिक को ही नहीं बल्कि समाज को मिलता है। अब इस पर आपका जो क्वेश्चन है कि दोनों कथन सही है कि दोनों कथन गलत है, कि कथन 1 सही है लेकिन गलत 2 गलत है, तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। कथन 2 सही है लेकिन कथन 1 गलत है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय को किस नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय आय को जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं? NNPFC के नाम से जानते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। अगला है, किसी परिवार द्वारा खरीदी गई कार को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो उस श्रेणी को हम लोग कहेंगे, कार जो परिवार द्वारा कार खरीदे वो रखा जाएगा आपका टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु की श्रेणी में रखा जाएगा। छठा का यहाँ आपका सी हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय और घरेलू आय के बीच का अंतर किस कारण से होता है? तो वो कारण है आपका विदेश से शुद्ध कारक आय के कारण दोनों में अंतर होता है। इस पर आगे लॉन्ग क्वेश्चन भी आया है। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा साख नियंत्रित की मात्रात्मक विधि नहीं है? तो यहाँ नहीं है पूछा जा रहा, तो यहाँ जगह मार्जिन आवश्यकता है। ये सभी जो है ये आपको 12th में पढ़ना है जनरल स्कूल के लिए। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। तो अभी कथन दिया हुआ, केंद्रीय बैंक को जारी करने वाले बैंक के रूप में जाना जाता है। कारण है, भारतीय रिजर्व बैंक को मुद्रा निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त है। तो यहाँ जो 9वां का आपका करेक्ट आंसर है कि दोनों कथन आपका सही है और आर जो है एक की सही व्याख्या कर रहा है, तो एक करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, उदारीकरण का अर्थ बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा, आर्थिक नीतियों के प्रबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति उदारीकरण कहलाती है। 11 है, विश्व व्यापार संगठन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो विश्व व्यापार संगठन जो है वो 1947 में गैट की रचना से हुई थी, जिसे 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन में बदल दिया। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसका ध्येय राज्यों के बीच व्यापार के संबंधों को बनाए रखना है तथा इस नाते आने वाली बाधाओं को हटाना या समस्याओं का समाधान करना है। इसका अपना न्यायाधिकरण है जिसमें ऐसे विवाद निपटाए जा सकते हैं या बौद्धिक संपदा संबंधी विवादों का निपटान कर सकता है। हर 2 वर्ष बाद इसकी बैठक होती है जिसमें सदस्य देशों के विदेशी मंत्रीगण भाग लेते हैं तथा बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। इस समय इसमें 157 सदस्य हैं। 12 क्वेश्चन था, ग्रामीण विकास से आप क्या समझते हैं? तो ग्रामीण विकास समानता एक व्यापक शब्द है। इसका संबंध मूल रूप से सामाजिक तथा आर्थिक विकास में पिछड़ रहे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की एक सुनियोजित कल्प विधि को माना जा सकता है। 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित को स्टॉक या फॉलो के रूप में वर्गीकृत कीजिए और उत्तर का औचित्य दीजिए।
तो यहाँ पर क्वेश्चन में संपत्ति स्टॉक है कि फॉलो है और आय के बारे में बताना था। तो इसका आंसर हो जाएगा संपत्ति जो है वो संपत्ति को स्टॉक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसका कारण यह है कि संपत्ति एक निश्चित समय पर किसी संस्था या व्यक्ति के पास मौजूद संसाधन है। संपत्ति का मापन एक निश्चित समय पर किया जाता है, जैसे कि बैंक में मौजूदा धन, घर, कार आदि। ये अस्थायी होते हैं और समय के साथ बदलते नहीं हैं, बल्कि इनके मूल्य में वृद्धि या कमी होती है। अब आय के बारे में बताया कि आय को फ्लो के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, मतलब बहने वाला के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। फ्लो को किसी गतिविधि की गति के संदर्भ में मापा जाता है, जैसे कि समय के साथ एक अवधि में उत्पन्न होने वाली धन की मात्रा, या आमतौर पर किसी निश्चित समय जैसे महीने, वर्ष के भीतर एकत्रित होते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति की मासिक आय या वार्षिक वेतन एक फ्लो है, क्योंकि यह समय के साथ उत्पन्न और परिवर्तित होता है। इस प्रकार संपत्ति स्टॉक एक निश्चित समय पर मापी जाती है, जबकि आय फ्लो एक निश्चित अवधि में उत्पन्न होती है। तो इसको हम लोग ये लाइन को भी यहाँ से यहाँ तक लिख के आप आंसर को पार्क कर सकते, इतना लंबा लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, शॉर्ट क्वेश्चन है। आगे है वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह में अंतर बताएं। तो वास्तविक प्रवाह जो है वो परिवारों से फर्मों को साधन सेवाएं जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध आदि एवं फर्मों से परिवारों को वस्तुओं या सेवाओं का जो प्रवाह होता है उसे वास्तविक प्रवाह कहते हैं। वहीं पर अगर मौद्रिक प्रवाह की बात करें तो फर्मों से परिवारों को साधन सेवाओं के बदले मौद्रिक भुगतान और परिवारों से फर्मों को वस्तुओं और सेवाओं के बदले मौद्रिक भुगतान के रूप में जो चक्र चलता है वही मौद्रिक प्रवाह कहलाता है। अगला क्वेश्चन है मुद्रा को परिभाषित कीजिए, इसके दो प्रमुख कार्य क्या है। तो मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक तथा मूल्य के संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र एवं सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है। हार्ले विदर्स के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ये क्वेश्चन भी इस तरह पर आता है। इसका कार्य है मुद्रा का विनिमय का माध्यम, तो मुद्रा का उपयोग वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री में किया जाता है। दूसरा है मूल्य का माप, तो मुद्रा का उपयोग किसी वस्तु या सेवा के मूल्य को मापने के लिए किया जाता है। 16 क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रयुक्त दो मात्रात्मक साख नियंत्रण उपकरण बताएं। तो पहला है बैंक दर और दूसरा है खुले बाजार की क्रियाएं। तीसरा सेक्शन है खंड ग से 17 नंबर क्वेश्चन है, ये 11th क्लास का क्वेश्चन है समान विद्यालय के लिए। ब्रिटिश शासन द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास के पीछे दो प्रमुख कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो ब्रिटिश शासन में भारत में रेलों, पतनों, जल परिवहन व डाक तार आदि का विकास हुआ, परंतु इसका ध्येय जन सामान्य को अधिक सुविधाएं प्रदान करना नहीं था, अपितु इसके पीछे औपनिवेशिक हित साधने का ध्येय था। अब इसमें कारण जो पूछा गया, तो कारण है पहला, अंग्रेजी शासन से पहले बनी सड़कें आधुनिक यातायात साधनों के लिए उपयुक्त नहीं थी, अतः सड़कों का निर्माण इसलिए किया गया ताकि देश के भीतर उनकी सेनाओं के आवागमन की सुविधा हो सके तथा देश के भीतरी भागों में कच्चा माल निकटतम रेलवे स्टेशन या पत्तनों तक पहुंचाया जा सके। दूसरा है डाक, तार तथा संचार के साधनों का विकास कुशल प्रशासन के लिए किया गया। तीसरा है एक अन्य उद्देश्य यह भी था कि अंग्रेजी धन का भारत में लाभ अर्जित करने के लिए भी निवेश किया जाए। 18 नंबर क्वेश्चन था मानव पूंजी निर्माण की परिभाषा दीजिए। मानव पूंजी निर्माण में योगदान देने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो ये क्वेश्चन समान विद्यालय 11th क्लास का है। इसका आंसर है मानव पूंजी एक समय में एक राष्ट्र के कौशल और विशेषज्ञता के भंडार को संदर्भित करती है। यह इंजीनियरों, डॉक्टरों, प्रोफेसरों और सभी प्रकार के कुशल श्रमिकों का योग है जो उत्पादन की प्रक्रिया में लगे हुए। मानव पूंजी के निर्माण में निम्नलिखित कारकों का योगदान रहता है, जिसमें है शिक्षा। तो यह एक केवल व्यक्ति की उत्पादकता बढ़ाने में मदद करता है, बल्कि नवीन प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने क्षमता भी विकसित करते हैं। यह वर्तमान आर्थिक स्थिति को सुधारता है तथा देश के भविष्य की संभावनाओं में सुधार करता है। दूसरा पॉइंट है स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य पर किया गया व्यय देश की श्रम बल की क्षमता, दक्षता और उत्पादकता को बढ़ाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति अधिक समय तक व्यवधान रहित श्रम की पूर्ति कर सकता है, मतलब बिना थके कर सकता है। अच्छे स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं से न केवल जीवन प्रत्याशा बढ़ती है बल्कि जीवन स्तर में भी सुधार लाती है। इसमें स्वच्छ पेयजल, उत्तम स्वच्छता सुविधाएं तथा बेहतर चिकित्सा सुविधाएं आदि का प्रावधान है।
तीसरा है आपका प्रशिक्षण कार्य। तो प्रशिक्षण पर किया गया व्यय मानव पूंजी का स्रोत है, जिसमें श्रम उत्पादकता में वृद्धि से हुए लाभ कहीं अधिक होते हैं। कार्य स्तर पर प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षु के लिए अधिक प्रभावी प्रशिक्षण है, जो उसे यह तकनीकी कौशल प्रदान करता है कि वास्तविक कार्यस्थल पर कैसे कार्य करना है। फिर है प्रवसन। तो व्यक्ति अपने मूल स्थान की आय से अधिक आय वाले रोजगार की तलाश में प्रवसन पलायन करते हैं। मतलब प्रवसन को हम लोग पलायन भी कह सकते हैं, या एक इसको प्रव्रजन भी कहा जाता है, एक स्थान से दूसरा स्थान जो काम करने जाते हैं। प्रवसन की स्थिति में परिवहन की लागत और उस्तर निर्वाह लागत के साथ एक अनजाने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में रहने की मानसिक लागत भी शामिल है। चूंकि नए स्थान उनकी कमाई प्रवास से जुड़ी सभी लागतों से कहीं अधिक होती है, इसलिए प्रवसन पर व्यय भी मानवीय पूंजी निर्माण का स्रोत है। और लास्ट पॉइंट है सूचना। तो मानव पूंजी के निर्धारण में रोजगार, वेतन तथा प्रवेश से संबंधित सूचनाओं की उपलब्धता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह जानकारी मानव पूंजी में निवेश करने से प्राप्त मानव पूंजी के भंडार का सदुपयोग करने की दृष्टि से बहुत अधिक उपयोगी होती है। इसलिए श्रम बाजार तथा अन्य सूचनाओं की जानकारी प्राप्त करने पर किया गया व्यय भी मानव पूंजी का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है 19, हरित क्रांति के 2 लाभ और 2 हानियां बताएं। तो पहले लाभ, खाद्य सुरक्षा। तो हरित क्रांति के बाद खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई और भारत आज खाद्य सुरक्षा में स्वावलंबी हो गया। दूसरा लाभ है आर्थिक विकास। हरित क्रांति ने छोटे किसानों को आर्थिक रूप से सुधार कार्यक्रम की ओर उन्मुख किया। यह उन्हें अधिक आय देने में मदद करता है और ग्रामीण क्षेत्रों में असमानताओं को कम करने में मदद करता है। अब इसके हानि क्या है? तो महंगी प्रौद्योगिकी और महंगे उन्नत बीज। हरित क्रांति के दौरान उच्च प्रौद्योगिकी के साथ उच्च उपजाऊ बीजों का उपयोग किया गया। यह छोटे किसानों के लिए महंगा और प्रयोगशाला में परीक्षण उपलब्ध न होने के कारण उनकी वाणिज्यिक उपज पर निर्भरता को बढ़ा रहा है। दूसरा है भौगोलिक प्रवेश। तो हरित क्रांति के कारण कृषि उत्पादन केंद्रों में विपणन और बाहरी गतिविधियों का उत्थान हुआ। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ी, जिससे छोटे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। 20वां नंबर क्वेश्चन आया था आपका, 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय सदैव घरेलू आय के बराबर होती है। इन कथनों का समर्थन या खंडन उपयुक्त कारणों सहित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय सदैव घरेलू आय के बराबर नहीं होती है। तो इसकी क्या है विशेषता कि 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का विश्लेषण सिर्फ घर और उत्पादन इकाई के बीच आर्थिक प्रवाह के आधार पर किया जाता है। इसमें विदेशी क्षेत्र की कोई गतिविधि शामिल नहीं होती है। कथन का मूल्यांकन है कि आदर्श रूप में 2 क्षेत्रीय मॉडल में विदेशी लेन देन शून्य मान लेते हैं, तो विदेशों से शुद्ध कारक आय शून्य है और दोनों आय बराबर है। वास्तव में क्या होता है कि प्रायः अर्थव्यवस्था में विदेशी क्षेत्र भी होता है। विदेशी कारक आय हमेशा शून्य रहती है। अब इसका उपयुक्त कारण है, यदि विदेशी लेन देन या आय की बात नहीं हो रही, यानी मॉडल में विदेशी क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया, तो दोनों आय बराबर मानी जा सकती है। और यदि विदेशी क्षेत्र शामिल होगा तो दोनों आय बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखा है कि परंतु व्यवहारिक अर्थशास्त्र में घरेलू और राष्ट्रीय आय में अंतर आ जाता है यदि विदेशी क्षेत्र मौजूद है और यह अंतर विदेशों से शुद्ध कारक आय के कारण होता है। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि यह कथन तभी सही है जब विदेशों से कारक आय शून्य मानी जाए, यह विदेशी क्षेत्र का समावेश ना हो। आमतौर पर दोनों बराबर नहीं होती है, क्योंकि राष्ट्रीय आय में विदेश से आय घट बढ़ सकती है। 21 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक के 2 कार्यों को स्पष्ट कीजिए। तो इसका पहला कार्य है मुद्रा का निर्गमन। केंद्रीय बैंक को देश में मुद्रा जारी करने का एकाधिकार प्राप्त होता है। यह कार्य केंद्रीय बैंक को मौद्रिक नीति पर नियंत्रण रखने और मुद्रा के प्रवाह को विनियमित करने में मदद करता है। यह दूसरा पॉइंट है, यह देश की मुद्रा प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश में केवल एक ही संस्था मुद्रा जारी करती है। दूसरा है सरकार का बैंकर, एजेंट और सलाहकार। तो केंद्रीय बैंक केंद्र और राज्य सरकारों के लिए एक बैंकर, वित्तीय एजेंट और सलाहकार के रूप में कार्य करता है। बैंकर
यह सरकार के खातों का प्रबंध करता है, जमा स्वीकार करता है और आवश्यकता पड़ने पर सरकार को ऋण भी देता है। एजेंट, यह सरकार के लिए सार्वजनिक ऋण का प्रबंध करता है और सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री करता है। सलाहकार, तो यह सरकार को आर्थिक और मौद्रिक नीतियों, अंतर्राष्ट्रीय वित्त और अन्य वित्तीय मामलों पर सलाह देता है। उत्तरीय प्रश्न सेक्शन डी है। 22 नंबर क्वेश्चन, ग्रामीण ऋण के विभिन्न संस्थागत स्रोतों पर चर्चा कीजिए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों, कारीगरों और भूमिहीन श्रमिकों को साहूकारों के शोषण से मुक्त करने तथा कृषि एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने संस्थागत ऋण स्रोतों का एक व्यापक नेटवर्क स्थापित किया है। ये स्रोत औपचारिक और विनियमित होते हैं और उचित ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करते हैं। ग्रामीण ऋण के प्रमुख संस्थागत स्रोत निम्नलिखित है। पहला है आपका सहकारी ऋण समितियां। तो सहकारी समितियां ग्रामीण ऋण का सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण संस्थागत स्रोत है। इसका उद्देश्य है, इनका मुख्य उद्देश्य किसानों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराना और उन्हें कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना। संरचना, तो इसकी संरचना मुख्य रूप से त्रिस्तरीय है। इसमें है प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, मतलब इसके संरचना के बारे में बताया गया है कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, तो ये गांव के स्तर पर काम करती है और किसानों को अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋण प्रदान करती है, जैसे बीज उर्वरक खरीदने के लिए। बी है जिला केंद्रीय सहकारी बैंक। ये जिला स्तर पर PACA, मतलब PACS का मतलब हो जाएगा प्राथमिक कृषि ऋण समितियां को ऋण प्रदान करते हैं। सी है राज्य सहकारी बैंक। तो ये राज्य स्तर पर शीर्ष बैंक के रूप में कार्य करती है। अब दूसरा है वाणिज्य बैंक। तो शुरुआत में वाणिज्य बैंक कृषि क्षेत्र को अनदेखा करते थे, लेकिन 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद इनकी भूमिका में व्यापक वृद्धि हुई है। इसकी भूमिका क्या है? तो ये अब ग्रामीण शाखाओं के माध्यम से किसानों, कृषि उद्योग और अन्य ग्रामीण गतिविधियों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के ऋण प्रदान करते हैं। प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र ऋण, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन्हें कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को निश्चित मात्रा में ऋण देना अनिवार्य किया गया, मतलब रिजर्व बैंक का ही आदेश है ऋण देने के लिए। तीसरा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो 1975 में स्थापित इन बैंकों का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों और कारीगरों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना था। इसकी विशेषता है कि ये वाणिज्य बैंकों की पेशेवर दस्ता को सहकारी समितियों की स्थानीय समझ के साथ जोड़ते हैं। ये विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रदान करते हैं और अक्सर रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। चौथा है भूमि विकास बैंक। इन्हें अब राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के रूप में जाना जाता है। इसका कार्य है, ये मुख्य रूप से किसानों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। उद्देश्य है कि ये ऋण भूमि की खरीद, अस्थायी भूमि सुधार, कृषि मशीनरी खरीदने और पुराने ऋण चुकाने जैसे निवेश कार्यों के लिए दिए जाते हैं, जिसमें ऋण चुकाने की अवधि 15 से 20 वर्ष तक हो सकती है। पांचवा है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड। तो 1982 में स्थापित नाबार्ड ग्रामीण वित्त के लिए देश की शीर्ष संस्था है। इसका मुख्य कार्य है, यह सीधे किसानों को ऋण नहीं देता, बल्कि यह पूर्ण वित्त सुविधाएं प्रदान करता है। यानी यह वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को ग्रामीण ऋण वितरण के लिए धन उपलब्ध कराता है। यह ग्रामीण ऋण प्रणाली की निगरानी, समन्वय और विकास को बढ़ावा देता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वस्तुओं को मध्यवर्ती वस्तु या अंतिम वस्तु के रूप में वर्गीकृत कीजिए और उत्तर का कारण बताइए। तो मध्यवर्ती वस्तु होता है, जैसे गेहूं है, गेहूं के बाद आटा, आटा के बाद रोटी। तो गेहूं के बाद जो आपका आटा है, आटा आपका मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगा और अंतिम वस्तु है सो रोटी कहलाएगा। ठीक है, तो यही अंतिम वस्तु कौन है और कौन मध्यवर्ती वस्तु, इसको बताना, उसका कारण भी देना है। तो पहला है परिवार द्वारा खरीदा गया दूध। तो इसका हो जाएगा वर्गीकरण अंतिम वस्तु के रूप में होगा। कारण इसका है कि परिवार दूध को सीधे उपभोग के लिए खरीदता है, ना कि किसी अन्य वस्तु के उत्पादन के लिए। यह उपभोक्ता द्वारा अंतिम उपभोग के लिए है, इसलिए यह अंतिम वस्तु है। दूसरा है मिठाई की दुकान द्वारा प्रयुक्त दूध। तो यह एक मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगा। कारण है इसका कि मिठाई की दुकान दूध का उपयोग मिठाई बनाने के लिए करती है, जो आगे उपभोक्ता को बेची जाती है। यहाँ दूध अंतिम उत्पाद, मतलब मिठाई के उत्पादन में इनपुट के रूप में प्रयोग होता है, इसलिए यह मध्यवर्ती वस्तु है। तीसरा है टैक्सी चालक द्वारा खरीदी गई कार।
तो इसको हम लोग अंतिम वस्तु का वर्गीकरण में रखेंगे। कारण इसका है कि टैक्सी चालक कार को अपनी सेवा मतलब टैक्सी चलाने के लिए अंतिम रूप से उपयोग करता है, न कि आगे बेचने या किसी अन्य वस्तु के उत्पादन के लिए। टैक्सी चालक के लिए यह कार अंतिम उपभोग की वस्तु है। चौथा क्वेश्चन था एक फैक्ट्री द्वारा खरीदी गई मशीन, तो ये भी आपका अंतिम वस्तु हो जाएगा। इसका कारण है कि फैक्ट्री मशीन को उत्पादन प्रक्रिया में पूंजीगत वस्तु के रूप में अंतिम रूप से उपयोग करती है। मशीन का उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है, लेकिन मशीन स्वयं फैक्ट्री के लिए अंतिम वस्तु है, क्योंकि इसे आगे बेचने या किसी अन्य वस्तु को उत्पादन में इनपुट के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में साख को कैसे नियंत्रित करता है, किन्हीं 4 उपकरणों की व्याख्या कीजिए। तो पहला है आरक्षित जमा कोष में परिवर्तन। तो सभी अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों को अपनी कुल जमा की एक निश्चित नियंत्रण राशि आरक्षित कोष के रूप में केंद्रीय बैंक के पास जमा करनी पड़ती है। यह आरक्षित कोष जितना अधिक होता है, व्यवसायिक बैंकों के पास नकदी जमा उतनी ही कम हो जाती है और उसी अनुपात में साख का सृजन कम होता है। इसके विपरीत आरक्षित कोष में कमी से साख का सृजन अधिक होता है। दूसरा है बैंक दर में परिवर्तन। तो बैंक दर में परिवर्तन करके भी साख पर नियंत्रण किया जा सकता है। बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों को ऋण देता है। बैंक दर से ब्याज दर प्रभावित होता है। बैंक दर में वृद्धि करके साख की मात्रा को कम किया जा सकता है और बैंक दर में कमी करके साख की मात्रा को बढ़ाया जाता है। तीसरा है खुले बाजार की क्रियाएं। तो खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत केंद्रीय बैंक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। जब केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों को बेचता है तो मुद्रा बाजार में मुद्रा की मात्रा कम होने लगती है, और जब बाजार में केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों को खरीदता है तो मुद्रा बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। जब मुद्रा बाजार में मुद्रा की अधिकता अर्थात मुद्रास्फीति होती है, तब केंद्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचना प्रारंभ कर देता है। जनता अपनी नकदी अथवा बचत कोषों से केंद्रीय बैंक द्वारा बेचे जाने वाली प्रतिभूतियों का क्रय करना शुरू कर देती है। इस प्रकार नकदी केंद्रीय बैंक को लौट जाती है और प्रचलित मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है, जिससे बैंकों के नकद कोषों में कमी आ जाती है। चौथा है सीमांत कटौती में परिवर्तन। तो व्यापारी लोग अपनी वस्तुओं को व्यापारिक बैंकों के पास प्रतिभूतियों के रूप में रखते हैं और उसके बदले ऋण लेते हैं। बैंक पूरी प्रतिभूति अथवा जमानत मूल्य के बराबर ऋण नहीं देता है, उसमें कुछ कटौती करते हैं। इसे सीमांत कटौती कहते हैं। सीमांत कटौती में परिवर्तन करके साख पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है। तो 4 ही पॉइंट पूछा गया था। 5वां एक और दे दिए हम, नैतिक दबाव। नैतिक दबाव के अंतर्गत केंद्रीय बैंक साख संस्थाओं पर नैतिक दबाव डालकर इन्हें संबंधित नीति अपनाने के लिए बाध्य कर सकती है। और लास्ट क्वेश्चन आया था नीचे दिए गए आंकड़ा के आधार पर राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करना। तो ये आप टेबल देख सकते हैं, ये टेबल दिया हुआ था, आपको राष्ट्रीय आय ज्ञात करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दिए गए आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय आय मतलब NNPFC का मूल्यांकन व्यय विधि का उपयोग करके किया जाएगा। मतलब हम व्यय विधि से इसको बताए हैं। तो इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले हम लोग सकल घरेलू उत्पाद GDP-MP का आकलन करेंगे। तो व्यय विधि के अनुसार GDP-MP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस हो जाएगा, निम्नलिखित घटकों का योग होता है। मतलब इसका फॉर्मूला होता है व्यय विधि के अनुसार GDP-MP का कि निजी अंतिम खपत व्यय प्लस सरकारी अंतिम खपत व्यय प्लस सकल घरेलू पूंजी प्लस शुद्ध निर्यात। अब इसमें आपको सकल घरेलू पूंजी का फॉर्मूला को जानना होगा। तो इसका हो जाएगा आपका सकल घरेलू पूंजी GDCF बराबर हो जाएगा सकल घरेलू अस्थाई पूंजी निर्माण प्लस स्टॉक में वृद्धि। तो इसको हम लोग जब निकालेंगे तो यहाँ पर है सकल घरेलू अस्थाई पूंजी निर्माण। तो उस टेबल में देखेंगे कितना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सकल घरेलू अस्थाई पूंजी निर्माण आपका 400 है। तो यहाँ पर हम लोग इसी तरह टेबल को देखकर ही यहाँ पर 400 करोड़ बैठा दिए हैं। उसके बाद है आपका स्टॉक में वृद्धि। तो टेबल में देखिएगा 50 करोड़ होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 450 करोड़ आ जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला में ये पता चल गया है। शुद्ध निर्यात देख लेना है, फिर आपको सरकारी अंतिम खपत व्यय जानना है और निजी अंतिम खपत व्यय को जानना है। फॉर्मूला में बैठा के फिर निकालेंगे इसको। अब दूसरा है GDP-MP को हमको निकालना है। तो सबका फॉर्मूला में मान दिया हो जाए टेबल के आधार पर, उसको हम लोग बैठा देंगे, जोड़ देंगे तो 4150 करोड़ जो है वो GDP-MP आ जाएगा आपको।
तो यहाँ पर है राष्ट्रीय आय साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपीएफसी होती है। इसे जीडीपी एमपी से प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित समायोजन किए जाते हैं। अब यहाँ पर फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजिंग है कि राष्ट्रीय आय एनएनपीएफसी बराबर हो जाएगा आपका जीडीपी एमपी माइनस करना है स्थिर पूंजी की खपत माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर और उसमें प्लस करना है विदेश से शुद्ध कारक आय को। तो टेबल में देख देख के सारा मान को यहाँ हम लोगों ने बैठा दिया है। एनएनपीएफसी बराबर होगा 4150 जो निकाले हैं, फिर टेबल में देखिएगा 100 हो जाएगा। जो यहाँ पर ये फॉर्मूला है उसी के आधार से हमको टेबल में देख लेना है कि स्थिर पूंजी की खपत कितना है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कितना है। बस उस टेबल को देख कर आपको ये तीनों का मान बैठा देना। ये वाला तो निकालने भी सॉल्व किए हैं, फिर घटा देंगे। घटाना कैसे है आपको, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, जोड़ने के बाद और ये दोनों को आप जोड़ दिए, फिर आपस में जब घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 4050 करोड़। यही आपका हो जाएगा राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन। तो 4050 करोड़ आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। वीडियो को जरूर अपने मित्रों के बीच शेयर करें क्योंकि उनके लिए भी ये फायदेमंद है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।